नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। रसिया ने अब तक का सबसे लार्जेस्ट ड्रोन अटैक किया है पोलैंड के ऊपर, या फिर हम कहें पोलैंड एक जो यूरोपियन कंट्री है और साथ ही साथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम नाटो कहते हैं उसका भी एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि रसिया ने न सिर्फ पोलैंड के ऊपर अटैक किया है बल्कि एक नाटो कंट्री के ऊपर या फिर हम कहें नाटो के ऊपर अटैक किया है। तो क्या इससे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हम इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें तो क्या होता है कि रसिया के बहुत ही ज़्यादा ड्रोन या फिर 19-20 के नंबर में ड्रोन्स पोलैंड की टेरिटरी के अंदर इंटर हो जाते हैं और वहां पे मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। हालांकि इस समय जो पोलैंड है वो एक नाटो का पार्ट है, तो नाटो के जो भी एयर डिफेंस सिस्टम इस समय लगे हुए हैं वो नाटो में प्रेजेंट है पोलैंड के अंदर, और पोलैंड के वो एयर डिफेंस सिस्टम उस फाइटर जेट को या फिर हम कहें उस ड्रोन को मार के गिरा देते हैं। ये चीज़ होता है, लेकिन उनमें से एक ड्रोन ऐसा था जो एक घर के ऊपर जाके गिर जाता है। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन इस तरह से पूरे यूरोप के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जाता है कि रसिया अब आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसमें माना गया कि हो सकता है कि जो भी ये अटैक हुआ हो ये जानबूझ के किया गया हो रसिया के द्वारा, इसलिए ताकि रसिया इस समय नाटो की प्रेजेंस पोलैंड में कहां है इसको पता कर सके। क्योंकि अगर आपको दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता होगा तो आप उनको अच्छे से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर रसिया को पोलैंड के अंदर या फिर नाटो के खिलाफ लड़ना पड़े तो सबसे पहले वो पोलैंड के ऊपर ही अटैक करेगा। तो इससे उसको पता रहेगा कि पोलैंड के अंदर नाटो का प्रेजेंस कहां पे है। इससे उनको यह भी पता रहेगा कि नाटो के कौन से एयर डिफेंस सिस्टम, किस टाइप के मिसाइल, किस टाइप के सिपाही या फिर किस टाइप के उनके इंस्ट्रूमेंट इस समय पोलैंड में तैनात है और उसको वो कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा माना गया। उसके बाद फिर पोलैंड के द्वारा ये कहा गया कि एक डेलिबरेट अटैक था रसिया के द्वारा, ताकि हमें पता करे नाटो का रिस्पांस चेक कर सके कि नाटो इसके बाद क्या रिस्पांस कर सकता है। या फिर हो सकता है कि नेविगेशन में सच में कोई खराबी आ गया हो, क्योंकि इसमें ढेर सारे ड्रोन एक साथ लॉन्च किए गए थे, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सैचुरेट हो गए होंगे और कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक ये रशियन टैक्टिक्स है जिसके अंडर ये पता करते हैं कि दुश्मन का लोकेशन क्या है, दुश्मन की इस समय पोजीशन क्या है, और उसके बाद फिर वो अपने जो भी उनका एनिमी होता है उसको अटैक कर देते हैं, उनको मार देते हैं। उनमें से एक विलेज में एक घर था, उसके ऊपर रसिया का एक फाइट जो भी ड्रोन है या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन कहें या फिर हम डिकॉय कहें, वो वहाँ पे जाके गिर जाता है और वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे पूरे यूरोप के अंदर एक टेंशन का माहौल है। अगर हम बात करें इस समय पोजीशन की, तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध के पोजीशन की, तो इस समय इतना जो टेरिटरी है ये है यूक्रेन का टेरिटरी। ये यूक्रेन की टेरिटरी को रसिया ने इतना कब्जा कर लिया है, इतनी टेरिटरी पे रसिया का कंट्रोल है। और उसके बाद रसिया कुछ आसपास के एरिया में या फिर हम कहें इतने एरिया में अपना लगभग इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका है। और अगर यूक्रेन और रसिया के बीच में कोई भी नेगोशिएशन होता है तो इतना हिस्सा रसिया अपने अटैक में या फिर अपने अंडर ले लेगा। तो क्या होता है कि रसिया ने बहुत ही ज़्यादा हैवी अटैक, ड्रोन अटैक या फिर लॉइटरिंग अम्युनिशन का अटैक किया क्यू के ऊपर, यानी कि यूक्रेन के ऊपर। और इनमें से कुछ जो इसके ड्रोन्स थे वो स्केप होके चले जाते हैं पोलैंड की टेरिटरी के अंदर और कुछ अंदर तक जाके वहाँ पे गिरते हैं। हालांकि इसको पोलैंड के जो भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको मार के गिरा देते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से केस बनता है कि कैसे रसिया ने अटैक किया। अब अगर बात करें रिस्पांस भी, तो नाटो स्क्रैम्बल्ड फाइटर जेट, नाटो के जो भी उस समय फाइटर जेट थे या फिर एयर पॉलिसिंग थे, वो सभी के सभी उस समय आ जाते हैं और इन्फोर्समेंट के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, सर्विलांस प्रोवाइड करते हैं, जो भी होता है वो अपना काम करते हैं। नाटो कमांडर्स इन्फेसिस, डिटरेंस एंड रेडीनेस, नाटो के जो इस समय कमांडर्स हैं उस एरिया के, उन्होंने बताया कि हम किसी भी तरीके से कोई भी अगर इंगेजमेंट होता है रसिया के साथ तो हम उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। पोलैंड एंड सम नेबर्स फॉर्मली प्रोटेस्टेड। अब होता क्या है कि इसके बारे में फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो पोलैंड और इसके कुछ नेबरिंग कंट्री उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नाटो के कुछ जो इसके मेंबर है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, यूनाइटेड नेशन में ये बातें गई और इसके बाद इस पर डिस्कस किया गया। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा नाटो का 2 आर्टिकल है, नाटो का एक है आर्टिकल 4 और एक है आर्टिकल 5। नाटो के 2 आर्टिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल माने जाते हैं। तो ये क्या है, अब इसके बाद रसिया के इस अटैक के बाद ये नाटो के जो भी आर्टिकल है वो कैसे एक्टिव होते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 4 जो कि इस समय एक्टिव है पोलैंड के अंदर, इस समय नाटो का आर्टिकल 4 एक्टिव है, आर्टिकल हमारा 4 एक्टिव है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 4 क्या है, तो आर्टिकल 4 समझिए एक टाइप का प्रिकॉशनरी मेजर है, यानी कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है उसके पहले आप कौन सा मेजर लेते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि नाटो के जो भी मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के कंसल्ट करते हैं। जैसे कि पोलैंड के ऊपर अटैक हुआ है तो पोलैंड अदर नाटो मेंबर्स को बुलाएगा और उनके ऊपर बैठ के कंसल्ट करेगा कि इस समय हमारे देश में सिचुएशन क्या है और क्या हो सकती है, हमें इस समय क्या करना चाहिए, हमें मिलिट्री का प्रिपरेशनस कैसे करना चाहिए, हमें मिसाइल एक्स्ट्रा चाहिए, हमें पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी, हमें एयर स्पेस को अपने और ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है रसिया इन फ्यूचर
अटैक कर दे हमारे ऊपर, तो इसमें बस कंसल्ट किया जाता है, इसमें कंसल्टेशन होता है और कुछ नहीं किया जाता। इसमें नाटो के सभी मेंबर एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपने फोर्सेस का पोस्चर कि जो भी उनके इस समय फोर्सेस है अब उनके नंबर को वो बढ़ा देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम को वो बढ़ा देंगे और पेट्रोलिंग को ये बढ़ा देंगे ताकि इससे कोई भी इंकर्जन ना हो। एवॉक्स जो एक टाइप का समझिए कि एरियल रडार होता है, इसे हम आई कहते हैं, आई इन द स्काई, तो इसके नंबर्स को बढ़ा देंगे, फाइटर पेट्रोल्स को बढ़ा देंगे। तो इसमें आर्टिकल 4 में यही किया जाता है। आर्टिकल 5 जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आर्टिकल 5 जब होता है, यानी कि अगर आर्टिकल 5 एक्टिव हुआ, नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि पोलैंड के ऊपर इस समय रशिया ने अटैक किया है, तो अगर पोलैंड आर्टिकल 5 को एक्टिव करवाता है तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मिलके रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे। इस आर्टिकल 5 के अंदर ये होता है, आर्टिकल 5 का मतलब यही हुआ कि अगर किसी एक नाटो कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो ये सारे नाटो कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा और सारे नाटो कंट्री उस इनमी कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। यानी कि पोलैंड के ऊपर अगर रशिया ने अटैक किया और पोलैंड ने आर्टिकल 5 को एक्टिव कर दिया तो नाटो के सभी कंट्री मिलकर रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे। यही आता है आर्टिकल 5 के अंदर। अब तक आर्टिकल 5 सिर्फ एक ही बार एक्टिव हुआ है, जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ था। अमेरिका के ऊपर जब 9/11 का अटैक हुआ था तो अमेरिका ने आर्टिकल 5 एक्टिव कर दिया था और जाके फिर अफगानिस्तान में सभी नाटो कंट्रीज ने अटैक कर दिया था तालिबान के खिलाफ। तो आई थिंक आपको इस समय जो वार का सिनेरियो चल रहा है और पॉसिबिलिटी वर्ल्ड वॉर 3 की जो पॉसिबिलिटी है आपको समझ में आई होगी। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 क्या है नाटो की, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।